हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके इंग्लिश के हनी कॉम बुक के लेसन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के एक्सरसाइजेस के बारे में। आई होप आप लोगों को उस चैप्टर की स्टोरी, उसका एक्सप्लेनेशन और वो पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोग लाइन बाय लाइन एक एक सेंटेंस की मीनिंग भी समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर कहीं कोई चीज़ समझ में न आई हो तो आप उस वीडियो को कई बार प्ले करके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, कैसे फेयर पे लिखना है, कैसी फेयर बनानी है और कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को एक इंग्लिश की फेयर कॉपी बनानी है। आप लोगों की 2 लाइन की इंग्लिश की कॉपी रहेगी, जो कि आप लोग पिछले क्लास में बनाते थे। सबसे पहले उसके फर्स्ट पेज पे आप लोगों को प्रॉमिस लिखना है। प्रॉमिस आप लोगों को पता है क्या लिखा जाता है प्रॉमिस में, वो प्रॉमिस आप लोग लिखेंगे। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे लेसन 1 एंड लेसन का नेम 3 क्वेश्चंस लिखेंगे। और उसके बाद सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है आप लोगों की बुक में, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वर्ड मीनिंग की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक्सप्लेनेशन में एक एक वर्ड की मीनिंग आप लोगों को बता दी है। अगर कोई वर्ड की मीनिंग आप लोगों को नहीं आती है तो आप लोग वीडियो को देख करके समझ जाइएगा। वर्ड में लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को किसी वर्ड की मीनिंग जाननी हो तो मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग लेसन 1 3 क्वेश्चंस लिखने के बाद ये कॉम्प्रिहेंशन चेक, सबसे पहले मैंने एक वीडियो में इसके बारे में बताया था, क्वेश्चन ही पूछा था और वो किया भी था। ये आप लोगों के पेज नंबर इस पे दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन चेक। इसका आंसर मैंने बोल के लिख के बता दिया था, तो यहाँ पर दिया हुआ है, लिख लीजिए। मैंने बताया भी था। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस? द किंग वॉन्टेड टू नो द आंसर टू 3 क्वेश्चंस सो दैट ही विल नेवर गेट फेल्ड इन हिज लाइफ। हो सकता है मैंने अगले वीडियो में कुछ दूसरा ही आंसर बताया होगा, वो भी सही है, और ये जो मैंने लिखा है ये भी सही है, दोनों सही है। आप लोग अगर वो लिख लिए हैं तो वो भी ठीक है, और नहीं तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा MCQ टाइप क्वेश्चंस था। मैसेंजर्स विल सेंड थ्रू आउट द किंगडम, तो इसका सही आंसर था 4 नंबर, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, इसको भी लिखने के बाद आप लोग आगे लिखेंगे। एक और कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि चैप्टर के लास्ट में है। तो इस कॉम्प्रिहेंशन चेक का मैंने सॉल्यूशन नीचे दे रखा है यहाँ पर, ये उसका सॉल्यूशन है। इसको इसी तरह आप लोग अपनी फेयर कॉपी पे लिख लेंगे। यहाँ से फेयर कॉपी पे लिखना है। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। पहला है, मेनी वाइज men answered the king's question but their answers were so varied that the king was not satisfied। मतलब ये कह रहा है कि इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। क्या करना है, इसमें कुछ अप्रोप्रिएट पार्ट है जो कि आप लोगों की स्टोरी में से ढूंढ करके निकालना है। तो पहला जो पार्ट दिया हुआ है, मेनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस, तो इसका जो पार्ट है आगे का ये है। आप लोग बुक में से भी ढूंढ करके देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने आंसर भी दे दिया, आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा में दिया हुआ है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। कुछ लोगों ने राजा को यह सजेस्ट किया था कि राजा को एक कुछ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों का काउंसिल बनाना चाहिए, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, जो कि सही समय पर राजा को क्या एक्ट करना है उसका क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, राजा की मदद करेंगे। तीसरा है, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल, और किसी ने राजा को यह सजेस्ट किया कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, एंड फॉलो स्ट्रिक्टली, और उसको स्ट्रिक्टली से मतलब सख्ती से पालन करना चाहिए। चौथा है, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, राजा हर्मिट से, साधु से रिक्वेस्ट करता है टू आंसर 3 क्वेश्चंस, उन 3 सवालों का जवाब जानने के लिए। पांचवा है, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वाउंड, राजा दाढ़ी वाले आदमी के घाव को ड्रेस करता है, साफ करता है, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन खून बहना बंद नहीं होता है। ये सभी सेंटेंसेज आप लोगों के बुक में से ही ढूंढ करके लिया गया है, आप लोग भी वहाँ से देख करके लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से भी डायरेक्ट फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा। आगे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पर बुक का भी मैंने लिया हुआ है। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, वर्किंग विथ
विद द टेक्स्ट में। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस, एंड दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सबका मैंने आंसर एक जगह यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट है। ओके, तो यहीं से हम लोग बात करते हैं। पहला दिया हुआ है वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस, मतलब राजा को जादूगर के पास जाने की सलाह क्यों दे रहे थे कुछ लोग। तो इन रेस्पॉन्स टू द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन सम सजेस्टेड दैट दैट 2 बार हो गया, एक ही बार में लिखिएगा। देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट एंड कैन नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। राजा को पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने यह सजेस्ट किया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही अर्जेंट होती हैं एंड वह किसी निर्णय का इंतज़ार नहीं करती हैं, किसी प्रकार के काउंसिल के निर्णय का इंतज़ार नहीं करती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कोई चीज़ करने के सही समय का निर्णय उसी संदर्भ में या फिर उसी समय, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और यह उसी समय सही निर्णय ले पाना संभव नहीं है और यह केवल जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है इन आंसर टू द, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसको लिख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर दिया गया है। In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने राजा को यह सलाह दिया कि राजा, in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? अच्छा, राजा को के लिए कौन कौन लोग इम्पोर्टेंट हैं, इस सवाल के जवाब में कैसे कैसे लोगों ने सजेस्ट किया। तो इन एडवाइस टू काउंसिलर्स, कुछ लोगों ने सलाह दिया कि राजा को काउंसलर्स बहुत ज़रूरी हैं, प्रियस बहुत ज़रूरी हैं, डॉक्टर बहुत ज़रूरी हैं, और कुछ लोगों ने सोल्जर्स की भी बात कही कि राजा के लिए ऐसे लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे सवाल के जवाब में कैसे कैसे सजेशन आए थे। तो तीसरा सवाल क्या था, तीसरा सवाल यह था कि राजा के लिए कौन सा काम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो तीसरे सवाल के जवाब में टू द थर्ड क्वेश्चन सम सजेस्टेड साइंस, किसी ने कहा साइंस, किसी ने कहा फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ करना चाहिए, वर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट। कह रहा है क्या बुद्धिमान आदमी रिवॉर्ड जीत जाता है, यदि नहीं तो क्यों नहीं। The wise men did not receive any reward for their answers not satisfactory for those 3 questions asked by the king। करे को जितने बुद्धिमान आदमी आकर के सजेस्ट दे रहे थे उनमें से कोई भी रिवॉर्ड नहीं जीत पाए, क्योंकि राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि उन सभी का आंसर जो था अलग अलग था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्डेड मैन, मतलब राजा ने और उस साधु ने उस घायल व्यक्ति को, जो बियर्डेड मैन था, दाढ़ी वाला घायल व्यक्ति था, उसको कैसे सहायता की। तो द किंग वॉश द लार्ज वाउंड ऑफ दैट मैन एंड देन कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ टू स्टॉप द ब्लीडिंग। राजा ने सबसे पहले उस आदमी के घाव को साफ किया और उसको अपने रुमाल से कवर किया ताकि ब्लड गिरना बंद हो जाए। सिंस द ब्लीडिंग वॉज गोइंग ऑन, लेकिन ब्लड गिरता रहा, सो ही रीड्रेस्ड अगेन, सो उसने फिर से उस घाव का सफाई किया, एंड अगेन टू गेट इट स्टॉप, और फिर से करने के बाद वह रुक गया। Then he gave the man fresh water to drink and took him inside the hut। और फिर वह उस आदमी को ताज़ा पानी, स्वच्छ पानी देता है पीने के लिए, और फिर उसको झोपड़ी में लेकर जाता है with the help of hermit, साधु की मदद से, and made him lie on the bed to get relaxed, और फिर उसे बेड पे आराम से लिटा देता है। ओके, छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। Who was the bearded man? bearded man कौन था। तो the bearded man was the king's enemy। bearded man राजा का दुश्मन था, and came there with the intention to kill the king to take the revenge of his brother's death and seizing of all his property। और वो क्या करने के लिए आया था, राजा को मारने के लिए आया था। क्यों मारना चाहता था, क्योंकि
राजा ने उसके भाई की हत्या की थी और उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी। ठीक है ना, साइज मीन्स होता है कब्जा कर लेना, हड़प लेना। तो उसी का बदला लेने के लिए वह राजा को मारने के इंटेंशन से आया था। दूसरा, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, मतलब वह राजा से क्षमा मांगने के लिए, वह राजा से क्षमा क्यों मांगने लगा। ही वॉज रिकोगनाइज्ड बाई द किंग्स बॉडीगार्ड, वह राजा के बॉडीगार्ड के द्वारा पहचान लिया गया था। एंड वॉज वाउंडेड देम, और उसके द्वारा घायल हो चुका था। बट वेन ही केम टू द किंग इन वाउंडेड स्टेट, लेकिन जब वह घायल अवस्था में राजा के पास आया, ही हेल्प्ड हिम, उन्होंने उसकी रक्षा की। अननोविंगली एंड सेव्ड हिज लाइफ, उसको यह जानते हुए, यह नहीं जाना कि मेरा दुश्मन है, फिर भी उसने उसकी रक्षा की। सो ही आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, इसलिए वह राजा से क्षमा मांगने लगा। आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को क्षमा कर दिया। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, उसने अपनी क्षमा दिखाने के लिए क्या किया। तो आप लोग जानते हैं क्या किया। इन ऑर्डर टू शो हिज फॉरगिवनेस द किंग प्रॉमिस टू रिटर्न ऑल हिज प्रॉपर्टी बैक, एंड ऑल्सो ही विल सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज डॉक्टर्स टू टेक केयर ऑफ हिम, and instead of taking his service as servant, he treated him as his friend. राजा ने क्षमा करने के लिए क्या क्या किया। राजा ने उससे वादा किया कि वह उसकी सारी संपत्ति को दोबारा लौटा देगा, और साथ ही अपने सेवकों और उसके डॉक्टर्स को भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए। और इसके अलावा वह राजा को अपने यहाँ सेवक के रूप में बुलाएगा और उसके साथ दोस्ती रखेगा। ही ट्रीटेड हिम एज हिज फ्रेंड, और उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करेगा। ओके, 8वां है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी पूछा है। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस, मतलब वो जो 3 क्वेश्चन थे उन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, मतलब उस साधु ने तीनों सवालों का जवाब क्या दिया। राइट इच आंसर सेपरेटली, कह रहा है तीनों आंसर को एक एक करके लिखिए। एंड लास्ट में बताइए कि विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, आपको सबसे अच्छा आंसर कौन सा लगा और क्यों लगा। तो ये आप लोगों की अपनी अपनी राय है, मैंने भी अपना लिख दिया होगा, वो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा तो आप लिखिएगा, और आपको अगर कोई दूसरा अच्छा लगता होगा तो वो भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन यह था कि कोई भी काम करने के लिए सही समय क्या है। तो देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ, केवल और केवल एक ही समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वह है अभी का समय, प्रेजेंट टाइम। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि यही समय होता है जिस समय पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज़रूरी लोग कौन कौन से हैं। तो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे आवश्यक व्यक्ति वह व्यक्ति है जो उस पर्टिकुलर टाइम में आपके साथ है, उस विशेष समय में आपके साथ है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि आगे क्या हो जाएगा, अगले ही पल क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। इसीलिए हम दोबारा उससे कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे यह भविष्य में कोई नहीं जानता, इसलिए वह व्यक्ति आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो उस वक्त आपके साथ है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और वह पूछा था कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है मेरे लिए। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज एलोन, कह रहा है कि और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस है अच्छा व्यक्ति, अच्छा काम करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलोन, क्योंकि हम इस धरती पर किसी भी उद्देश्य से अकेले आए हैं। आगे लिखा है कि आई लाइक द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। दैट बेस्ट फॉर इट, और यह सबसे बेस्ट था क्योंकि इट इज़ द टाइम विच हैज़ अ सुप्रीम पावर, क्योंकि यही वो समय होता है जिसमें सुप्रीम पावर होता है। जो प्रेजेंट टाइम है वो सबसे सुप्रीम टाइम है, उसी टाइम लोग कुछ भी कर सकते हैं। वन हैड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम टू डू समथिंग गुड, वी हैव टू लीव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंट।
ओके, तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर हो गए। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोगों के बुक में देख लीजिएगा, लेकिन आंसर और क्वेश्चन मैंने एक जगह पूरा बता दिया है, वहीं से आप लोग लिख लीजिएगा। आगे है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में इसका भी आंसर मैं नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, ये फेंटेड और लॉस्ट कॉन्शियसनेस जो लिखा हुआ है, ये मैंने एग्जाम्पल वाला भी इसमें लिख दिया है। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, फेंटेड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कह रहा है कि मैच लिस्ट इन लिस्ट ए, मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद दियर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। दो लिस्ट दिया हुआ है ए और बी, ए और बी को मिलाना है, और पहले ही दे रखा है फेंटेड को लॉस्ट कॉन्शियसनेस से मिलाया, मतलब उससे मिलता जुलता वर्ड है। जैसे वाउंडेड है, वाउंडेड के लिए क्या होता है? घायल। तो घायल के लिए क्या होता है? सेवरली इंजर्ड। एवोक, एवोक का किस चीज़ से मिला देंगे? तो एवोक का मिला देंगे गॉट अप फ्रॉम स्लीप। तो इसी तरीके से इसको छोड़ करके यहाँ से ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे आप लोग अपनी बुक पे यहाँ से ऐसे मिला भी सकते हैं। वाउंडेड को मिला देंगे सेवरली इंजर्ड से, एवॉक को मिला लेंगे गॉट अप एस्लिप से, फॉरगिव को मिला देंगे पार्डन से, फेथफुल को मिला देंगे फील सॉरी से। ठीक है ना, उसी तरह से नीचे वाले में देख के आप लोग मिला दीजिएगा। फेथफुल को लॉयल से मिलाना है। ओके, इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। अगला ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को सेंड कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमको बताइएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक सेंटेंस का अगर एक्सप्लेनेशन करने लगूँगा तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।